अमर जी बोलिए, आप नाम से स्टार्ट कीजिए। या सुप्रभात सभी को। मेरा नाम अमर खानोलकर। बहुत 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 धन्यवाद दया वेकर जी का, ये इंश्योरेंस कमांडो जो चैलेंज उन्होंने चालू किया है उसके लिए। और दिन प्रतिदिन इसके प्रति जो इसका उत्साह है, इसकी जो व्यूअरशिप है वो बढ़ती जा रही है। और आज मेरा शायद पहला दिन है, पहला इंटरेक्शन है, लेकिन मुझे इतना अंदर से मोटिवेटेड और इतना एनर्जेटिक फील हो रहा है कि उसका कोई तुलना नहीं कर सकता बेसिकली। तो सभी जो मेरे प्यारे पार्टिसिपेंट हैं उनको मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमर विलास खानोलकर है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। और मेरा बॉर्न एंड बॉटम, मेरा जन्मभूमि कर्मभूमि यही है। और उसी के साथ साथ हमारे महाले जी है और गौतम बराडिया जी है, जिनसे मैं संपर्क में था। और बहुत कम समय में हम इतने गहरे मित्र बन गए कि जैसे शायद उम्र के फासले ही दूर हो गए, क्योंकि वो काफी बड़े हैं मेरे से उम्र में। लेकिन ऐसे लगता है जैसे कि हम कॉलेज के मित्र थे और कई सालों के बाद मिले। सर, आपका इंट्रोडक्शन आपने दिया, तो आपकी जो एजेंसी की शुरुआत है, ये कहाँ से हुई और कैसे हुई, उसके बारे में बिल्कुल बताना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं इस प्रभु का, मेरे माता पिता का, आपके सारे गुरुजनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरा जन्म ही एलआईसी की गोद में हुआ। एलआईसी की गोद का मतलब यह है कि डेवलपमेंट ऑफिसर को एलआईसी का दामाद कहा जाता है। और मैं सौभाग्य से एक बहुत ही प्रतिष्ठित डेवलपमेंट ऑफिसर का बेटा हूँ। और इसके बारे में मुझे तब पता चल, जैसे मैं इंटरेक्ट करने लगा, जैसे मैं 10-12 साल का होने लगा, वैसे मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता एक बहुत ही वैभवशाली, बहुत ही प्रतिभाशाली डेवलपमेंट ऑफिसर है। और बैकग्राउंड में चलता था ये बात, लेकिन साथ में एजुकेशन भी चालू था। तो एजुकेशन में मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया। उसे वैसे ही मेरी रुचि मीडिया में और जर्नलिज्म में थी। तो बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म कंप्लीट करके मास्टर ऑफ जर्नलिज्म कंप्लीट किया। और उसी के साथ साथ जो दूरदर्शन हमारी सबकी प्यारी सह्याद्री वाहिनी है, इसके ऊपर भी काफी सारे कार्यक्रम किए मैंने। एंकरिंग होस्टिंग का मुझे मौका मिला वहां पे, दूरदर्शन और आकाशवाणी के साथ भी जुड़ा रहा। तो काफी सारी एक्टिविटी में मैं इन्वॉल्व था। और ये सारा होते होते कभी 2010 2011 12 आ गया, मुझे ही पता नहीं चला। और लेकिन इससे पहले एक मेरे साथ करीब करीब मेरे ख्याल से 2008 रहेगा, 2008-9 शायद रहेगा, एक हादसा हो गया। हादसा ऐसा था कि उस हादसे ने मेरी मेरी आंखें तो बच गई, लेकिन मेरा चेहरा बहुत बुरी तरह से झुलस गया था। और उसी वक्त भगवान की कृपा हुई और कहीं से तो मेरे दिमाग के जो हमारे विजन है वो खुल गए। और ये मेरे दिमाग में ठान लिया कि हमें कोई ऐसी चीज करनी चाहिए जो भले हम आज करें, उसके लिए आज हम मेहनत करें, लेकिन उससे आने वाले जो परक्विजिट्स है, उससे मिलने वाला जो धन है, उससे मिलने वाली जो हमारी प्रतिष्ठा है, वो दिन पर दिन, हर साल और सालों साल आती रहनी चाहिए। तो उसी के साथ साथ मेरा इंट्रोडक्शन ये एजेंसी के साथ हुआ कुछ सालों में। ऑफ कोर्स जो एलआईसी के लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके साथ साथ I become a direct agent to LIC of India branch 9 to 9। और तभी हमारी जो ब्रांच मैनेजर थी वो रेमा मैडम थी। बहुत ही प्रतिभाशाली महिला है वो। और उसी के साथ साथ धीरे धीरे और बहुत बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि हमारी जो सबकी प्यारी संस्था है, जिसको हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं, हमारे सबके गुरु महागुरु दीपक सर, दीपक भाई, और
उसके साथ सर, मुकेश भाई, उनके साथ बहुत शुरुआत से ही इंटरेक्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। उनके जो बेसिक कोर्स से शुरुआत की थी, ऑफ कोर्स सभी के साथ-साथ, और धीरे-धीरे करते-करते आगे बढ़ते गया। बहुत अच्छा सर। और बोलिए। अ, आपने जो अभी बड़े अचीवमेंट किए हैं, ये कौन से बड़े अचीवमेंट किए, इसके बारे में बताएँगे? फॉर्चुनेटली शुरुआत के 2012 में, जुलाई के 2012 के जुलाई महीने में मेरे एजेंसी की शुरुआत हुई। नो डाउट डेवलपमेंट ऑफिसर है मेरे पिताजी, लेकिन मेरी शुरुआत जैसे नॉर्मल एजेंट होते हैं उसी तरीके से हुई। धीरे-धीरे 1000 पर मंथ की पॉलिसी, 2000 पर मंथ की पॉलिसी, 3000 पर मंथ की पॉलिसी, ऐसे ही धीरे-धीरे जो मेरे दोस्त थे, कॉलेज के फ्रेंड्स थे, उनके पेरेंट्स थे या उनके अंकल आंटी थे, वहीं से जो इमीडिएट जो कॉन्टैक्ट थे, उनके साथ इंटरेक्शन करते-करते ही मेरी शुरुआत हुई। लेकिन इस प्रोसेस के दरमियान मेरा एक अहोभाग्य रहेगा कि बिकॉज़ ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस कहिए या जो मेरा सराउंडिंग है, उसके वजह से जो दिग्गज है इस क्षेत्र के, उनसे मुलाकात करने का मुझे मौका मिला। जैसे पंजाब सिंह जी है, रिजाल नायडू जी है, तो इनके साथ 1-2 बार इंटरेक्शन करने का मौका मिला। साथ-साथ किताबें बहुत सारी पढ़ता था, तो उसमें भी उससे भी ये पता चला कि हमारा एसोसिएशन, हमारा जो भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा हाई एजुकेशन हो, लो एजुकेशन हो, मिडल एजुकेशन हो, लेकिन आप कैसे एसोसिएशन में रहते हैं, आपके इर्द-गिर्द में माहौल कैसा है। जैसे हम मेरे सामने दिख रही है कि मुझे ये दयानंद वायकर जी ने खड़ी की हुई जो कमांडो टीम है, जो हर वक़्त खड़ी रहती है कोई भी समस्या का समाधान ढूँढने के लिए, और बहुत उत्साही रहती है, बहुत अफ़र्मेटिव रहती है। वैसे ही जब मैं रिज़ाल नायडू जी से मिला और उनसे इंटरैक्शन किया, तो उन्होंने कहा, देखो, 2 तरीके से आप कोई भी बिज़नेस कर सकते हो। एक सब्जी मंडी वाला भी बिज़नेस करता है, और एक गहना बेचने वाला या डायमंड बेचने वाला भी बिज़नेस करता है। आपको चूज़ करना है, आपका टिकट साइज़ क्या होना चाहिए। और आपको अगर टिकट साइज़ आपको बढ़ाना है, तो आपका जो आजू-बाजू का सराउंडिंग है, आपका जो आजू-बाजू का जहाँ पे जिनसे आप मिलते हो, रहते हो, वो आपको धीरे-धीरे बढ़ाते जाना होगा। क्योंकि तभी मुमकिन होगा कि आप पहले तो आपको अपने अपने आप को प्रेज़ेंटेबल बनाना पड़ेगा हर वक़्त के लिए, और उसके साथ-साथ धीरे-धीरे आपको आपके अंदर यानी सेल्फ इमेज को भी डेवलप करते जाना होगा। जैसे-जैसे सेल्फ इमेज डेवलप होते जाएगा, आप बड़े-बड़े लोगों में, और जिसको हम एचएनआई करते हैं, हाई इंडिविजुअल नेटवर्क कहते हैं, या अल्ट्रा एचएनआई कहते हैं, उनके साथ आपका इंटरेक्शन धीरे-धीरे शुरू होगा। शुरुआत शायद 1 से हो, इमीडिएटली ना हो, आपके इर्द-गिर्द दिखाई ना दे ये लोग, लेकिन समाज में ऐसे लोग हैं। और एक बात कहता हूँ दयानंद जी और मेरे प्यारे सभी लोगों को, कि देखिए, हम सभी मानते हैं कि क्या बोलते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये बहुत ही मूलभूत ज़रूरत है। उसके साथ-साथ क्या आता है हमारे पास, पास क्या है? इंश्योरेंस है। तो वो उतनी ही ज़रूरत की चीज़ है। लेकिन रिकॉग्निशन एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई व्यक्ति इसका भूखा है, प्यासा है। एक छोटे से छोटे बच्चे से लेके बड़े से बड़े इंसान को रिकॉग्निशन की भूख रहती है, रिकॉग्निशन की ज़रूरत रहती है। देखिए, छोटा बच्चा भी कभी भी अभी हमने देखा है बहुत सारे घरों में छोटे-छोटे बच्चे होंगे जिनको शायद देर अभी बोलना शुरू किया होगा, या अभी चलना शुरू किया होगा, शायद स्कूल में रहेंगे। आप देखिए, छोटे बच्चे जो 2-3 साल के, मेरे घर में भी है छोटा बच्चा, इसलिए मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मेरा 2 साल का बेटा है जिसका नाम पौरस है। और बहुत बार ये होता है कि हम सब लोग एक साथ बैठे हैं, लेकिन किसी काम में हम व्यस्त हो जाते हैं। जैसे हाथ में मोबाइल है हमारे, या हमने बुक लिया है और वो बच्चा खेल रहा है। हम क्या सोचते हैं, अरे बच्चा तो खेल रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, हम अपना काम कर लेंगे। लेकिन इतने में वो बच्चे को पता चल जाता है कि कोई मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो अचानक से कुछ ऐसी हड़बड़ी कर देता है जिससे सारे लोगों का
अट्रैक्शन उसके पास हो जाए, या अचानक से चिल्ला चालू करता है, रोना चालू, तो बेसिकली क्या है, एक छोटे बच्चे को भी अटेंशन चाहिए है, उसको रिकॉग्निशन चाहिए। तो बड़े जो लोग हैं, जिनकी भूख तो मिट चुकी है, जिनके पास धन काफी मात्रा में है, जिनको समाज में एक अच्छी इज्जत है, उन्होंने काफी बड़ा कारोबार बनाया हुआ है, तो ऐसे लोगों को वो हमेशा रिकॉग्निशन के भूखे रहते हैं। तो आप ऐसी कोई ना कोई चीज ढूंढिए जिससे आप उनको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, या उनके रिकॉग्निशन का आप हिस्सा बन पाएंगे। तो आप धीरे धीरे करके जो HNI क्लाइंट है, या HNI का जो सर्कल है, उसमें धीरे धीरे इन्वॉल्व होते जाएंगे। बोलिए दया। अ, आज आप अभी जो बताया कि आप HNI में काम कर रहे हैं, HNI के लिए प्रेजेंटेशन, यानी कैसा उनसे संबंध बनाना चाहिए, इसके बारे में बताया। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो मैक्सिमम प्लान बेचते हैं, ये कौन सा आप इंट्रोड्यूस करते हैं? या देखिए, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सभी लोगों को, संस्कृत में एक कहावत है, उत्साहम साहसम धीरा बुद्धि शक्ति पराक्रमा, यत्र सष्टाम वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृता भव। जो लोग उत्साही है, ऐसे लोगों के साथ लोग जोड़ना चाहते हैं। साहसी है, धीरज अपने आप में होना चाहिए, उसके साथ बुद्धि शक्ति और पराक्रम, यानी कॉन्फिडेंस के साथ आपको कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा जिससे आपके ऊपर उन लोगों का भरोसा हो जाए। और मैं मानता हूं यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति, जो जितने भी पार्टिसिपेंट है, वो हर एक व्यक्ति पराक्रमी है, क्योंकि सुबह 5 बजे 5:30 बजे उठना और उठ के एफर्मेशन करना, सभी अच्छी इन आदतों को अपने आप में ढालना, ये एक पराक्रम से कम नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, शायद आज संडे मॉर्निंग को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो लॉन्ग वीकेंड का बहाना बना के आउट ऑफ इंडिया अपने फील्ड से बाहर जा चुके होंगे, और बहुत सारे रीजन है उनके पास कि आज मैं इस वजह से जुड़ नहीं पाया ये पॉजिटिव लोगों के एनवायरनमेंट में। तो पहले तो मैं सभी को का कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया, ऐसे माहौल में मुझे इनवाइट करके आपने मेरी शोभा बढ़ाई। थैंक यू वेरी मच। उसी के साथ साथ कैसा है ना, देखिए, एक बात समझिए, संस्कृत में एक श्लोक है कि उसको कहते हैं, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगः। इसका मतलब क्या है, भले सिंह जंगल का राजा है, आप में वो सिंह जैसी प्रतिभा है, आप एक टाइगर जैसे हो, लेकिन अपने आप से कोई भी मतलब जंगल के राजा के मुंह में अपने आप से हिरण नहीं जाता है। उसको उसके लिए शिकार करना पड़ता है, उसके लिए उसको दौड़ना भागना पड़ता है। और ये सत्य है, कई कई बार 15-15-20 दिन तक भी शेर को, जंगल के राजा को खाली पेट रहना पड़ता है, तभी जाके एक कोई हिरण का बच्चा या हिरण उसके हाथ लगता है, जब वो बहुत सारी मेहनत करता है। तो ऐसा नहीं है उसने दहाड़ लगाई और 4 हिरण सामने आके खड़े हो गए। तो ये सेम अप्लाई होता है जब भी आप बात करते हैं कि HNI या उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कैसे करनी है। तो पहले तो हमें पेशेंस रखने हैं, क्योंकि HNI आपको हर एंगल से जांचेगा परखेगा। पहले तो थोड़ी सी एक HNI की ये HNI बहुत सुनते हैं, लेकिन हर किसी की डेफिनेशन होती है HNI की, और किसको HNI मानना चाहिए। तो मुझे ताज्जुब हुआ, क्योंकि हम तो बड़ा बड़ा प्रीमियम सुनते हैं, और जो बड़ा प्रीमियम दे पाते हैं उनको HNI मानते हैं। लेकिन जब मैं एक बार बैंकर के साथ बैठा था और बैंकर से बात किया मैंने, मेरे मित्र है, अच्छे पोस्ट के ऊपर है, तो वो भी बात करते रहते हैं, तो ऐसे ही पूछा कि आपकी बैंक में HNI की डेफिनेशन क्या होती है, किसको HNI मानते हैं। तो सिंपल सा आंसर दिया, जो भी व्यक्ति साल का एक साथ में 2 लाख या 2.5 लाख रुपए के ऊपर अगर एक साथ इन्वेस्ट करने इतना उसके पास धन है और रेगुलर इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो बैंक के लिए HNI है। तो मेरी तो परिभाषा ही बदल गई। मैं तो वही सोचता था, अरे कोई तो 10-12 लाख प्रीमियम देने वाला होना चाहिए, 25-50 लाख देने वाला होना है, या 50 करोड़
25 करोड़ के ऊपर उसकी नेटवर्थ होनी चाहिए, तो ऐसे लोगों को हम एचएनएच समझते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े शहरों में ही ये लोग आते हैं, आपके इर्द गिर्द में होते हैं। शायद वो ऐसे सूटेड बुटेड या टाई बूट सूट पहन के ना दिखे, लेकिन उनके बिजनेस के वो हीरो होते हैं। हर एक कैटेगरी इंडस्ट्री है, प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, लॉयर इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं। तो हर क्षेत्र में कोई तो एक अव्वल नंबर पे है, जिसको हम सेलिब्रिटी कहते हैं उस क्षेत्र का। तो ऐसे सेलिब्रिटी जो रहते हैं, तो या तो वो किसी संस्था के अध्यक्ष रहेंगे, या तो कहीं पे आपके एरिया में उनका नाम बड़ा रहेगा। देखो, 3 तरह से लोग होते हैं। एक तो एजुकेशन से कोई बहुत प्रतिष्ठित होता है, उसको समाज में मानते हैं। एक कोई होता है शायद उसका एजुकेशन इतना नहीं है, लेकिन उसके उसने जो समाज में कार्य किया है वो बहुत बड़ा है, उसने बहुत लोगों की मदद की है, तो इसलिए उसको मानते हैं। एक कोई होता है जो पैसे से बड़ा होता है। तो ये सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं आपके लिए। तो आप धीरे-धीरे करके उनसे जुड़ते जा सकते हैं। और मेरा तो ये सिंपल सा है, मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे भी सोशल कार्यक्रम होता है, वहाँ पे अपने आप को इन्वॉल्व करता हूँ। चाहे वो क्लब हो या चाहे कोई अच्छी सभा हो रही हो। और खुद से भी ऐसे कोई कार्यक्रम, जैसे दया वेकर जी ने इनिशिएटिव लेके ये एक कार्यक्रम अरेंज किया है। मैं मानता हूँ आप हर एक व्यक्ति आपके क्लाइंट के लिए ऐसा रोज नहीं पर वीक में 15 दिन में एक ऐसा कार्यक्रम कर सकते हैं, अपने इनसे इंस्पिरेशन लेके। तो उससे क्या होगा, आपके इर्द गिर्द दो ओरा धीरे धीरे तैयार होते जाएगा। इस चीज को सीख के मैं अपने आप को भी अपने आप में भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। और उससे क्या होगा, एक पॉजिटिव ओरा क्रिएट होते जाएगा, आपका एक नाम बनते जाएगा आपके एरिया में, कि कोई तो है, एक दया वाइकर नाम का व्यक्ति जो ऐसा सेशन कंडक्ट करता है, जहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव बातें होती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से होती है। तो इतना भी जान लेना बहुत लोगों के लिए काफी बहुत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बाहर कर्ण की तरह कवच कुंडल दिखे, लेकिन अंदर से बहुत सारे लोग डरे हुए रहते हैं, जिसको हम फियर कहते हैं। फियर के 2 तरह के डेफिनेशन होते हैं। इसको एक तरह कहते हैं, फियर का स्पेलिंग क्या है, FEAR, फियर, जिसको हम बोलते हैं, तुरंत कहते हैं कि फॉरगॉट एवरीथिंग एंड रन, वहां से भागो। लेकिन दूसरा एक डेफिनेशन ये होता है कि आप फेस एवरीथिंग एंड राइज, वहां से फिर से शुरुआत कर सकते हैं, वहां से आगे उठ सकते हैं। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे भी जैसे मार्केट एरिया है, तो मार्केट में कोई ना कोई नया शॉप खुलता रहता है, नया होटल खुलता रहता है, ऐसे कोई इवेंट रहते हैं या कोई एग्जीबिशन होता रहता है। तो वहां पे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वहां को अपने आप को प्रेजेंट कर पाऊँ, रिप्रेजेंट कर पाऊँ, या एटलीस्ट उसको अटेंड कर पाऊँ, ताकि मुझे पता चले कि उस एरिया के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो कौन है। तो धीरे धीरे वो अपने लिस्ट में ऐड होते जाएंगे। और उसके साथ साथ एक एफर्मेशन हम दिन में जो करते हैं, उसका एक हिस्सा ये भी होना चाहिए कि हमारे कुछ सेलिब्रिटीज है, जो हमारे दिमाग में सेलिब्रिटी है, तो उनके नाम में भी उसमें आने चाहिए कि इनके सर्कल में मैं कैसे आऊं। आप बिलीव नहीं करेंगे, हाल ही में लास्ट मंथ की बात है, ये मेरे ध्यान में भी नहीं था। मैं एक मेरी एनआरआई फैमिली है, जो मेरी कस्टमर है, वो आए थे, तो उनको डिनर के लिए हम लेके गए थे। और अच्छे से डिनर वगैरह हो गया। लेकिन धीरे से किसी का तो ध्यान गया कि बाजू की टेबल के ऊपर वेटरन क्रिकेटर हमारे सुनील गावस्कर जी, जिसको सनी बॉय कहते हैं, वो बैठे थे। तो बेसिकली क्या है, आप अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छे माहौल में जाते हैं, तो ऐसे लोग आपको दिखाई देते हैं। तो हुआ क्या, तो किसी वजह से उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला, तो उनका कांटेक्ट नंबर मेरे लिस्ट में आ गया। लेकिन सच मानिए, मैं कई सालों से ये कोशिश कर रहा था कि कोई तो इंडियन क्रिकेट टीम में का जो अच्छा हस्ती है, वो हमारे कांटेक्ट में आना चाहिए, हमारे मोबाइल में उसका लिस्ट होना चाहिए या नंबर होना चाहिए। तो आप ऐसा दिमाग में अगर किसी का नाम रखते हैं ना, और उसको उसके प्रति तो
कायनात है ना, वहाँ दोनों तरफ से काम होता है। जैसे आप काम करते हैं ना, वैसे प्रकृति भी आपकी तरफ काम लेके आने का काम करती है। कई कई बार सोइंग रिपिंग जो बोलते हैं ना, जो बोना और पाना, ये ऐसे काम करते हैं। बहुत बार क्या होता है ना, हम किसी क्लाइंट के ऊपर या कहीं किसी फील्ड में बहुत 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 डीपली काम करते रहते हैं, लेकिन वहां से रिजल्ट ही नहीं आता। और अचानक से कहीं से कॉल आ जाता है कि फलाना फलाना ने मुझे आपका रेफरेंस दिया है, और मुझे मेरे बेटे के एजुकेशन का, फ्यूचर का प्लानिंग करना है, और वहीं से आपको 1.5-2 लाख का, 3 लाख का पर मंथ का चेक आ जाता है। तो आपने काम कहीं पे किया था, लेकिन उसका रिजल्ट कहीं से और से मिलता है। तो हमेशा काम करते वक्त ये ध्यान रखना है कि एक्शन के ऊपर, एक्टिविटी के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। रिजल्ट कहाँ से आएगा ये आप बिलीव नहीं कर सकते। मेरा एक एग्जांपल ये है, 2015-16 की बात है। मुझे हाईएस्ट रिकॉग्नाइज एलआईसी ने किया था, क्योंकि ऑल इंडिया नंबर 1 में तब शूट किया था, क्योंकि एक ही दिन में 3-3.25 करोड़ का प्रीमियम मैंने एलआईसी में लाया था जीवन अक्षय के अंदर। और इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि बहुत सारे क्षेत्र में काम चल रहा था, लेकिन हमारे एक पुराने फैमिली फ्रेंड है, तो उनसे एक कॉल आया अचानक, ऐसे ही सामने से। रेगुलर एक्टिविटी हम करते रहते हैं, और अचानक सामने से उनका ये कॉल आया कि मेरी कोई पॉलिसी है जिसका मुझे मैसेज आया, शायद उसमें उसमें से कुछ पैसा निकलने वाला है। और बहुत सालों से उनसे पर्सनल इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन हम हमारे हाँ, हमारे फैमिली फ्रेंड है इतना पता था। और उनसे अपॉइंटमेंट सेट किया, तो उनका कुछ लाख लाख एक रुपया, पुरानी पॉलिसी थी, तो उसका लाख एक रुपया निकल रहा था। तो वो काम कर दिया। तो जब पैसा आया तो वापिस उनके साथ बैठना हुआ। जानने को मिला कि एक्चुअली ही इज अ डॉक्टर, उनका खुद का मुंबई में हॉस्पिटल है, कई सारे अटैचमेंट्स है, कई जगह पे उनके कंसल्टेंसी है। उसके साथ साथ बच्चे बड़े हो गए थे, बच्चे यूरोप में, यूके में सेटल हो गए थे। और ये अपना हॉस्पिटल और के साथ साथ उनका कुछ वृद्धाश्रम भी था, जिसके लिए मैंने कुछ सालों पहले एक्टिविटी भी किया था। और वहां से कोई ऐसा इनडायरेक्ट रिजल्ट नहीं आया था, पर उनके ध्यान में था कि अमर ने यहाँ पे आके मेरे लिए कुछ काम किया था। उनके वृद्धाश्रम को मैंने टेलीविजन के ऊपर हाईलाइट करने का ये किया था, ताकि अच्छे कॉज को बढ़ावा मिले। और बात करते करते ये हुआ कि रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर बात चालू होगी कि बीइंग अ डॉक्टर आपका बिजी शेड्यूल है, बहुत सारे ये है, लेकिन साथ में साथ ये पूरा जो कारोबार है वो संभालने के लिए आपको एक रेगुलर इनकम होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी हुआ कि एक वर्चुअल प्रॉपर्टी की तरह कैसे आप, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, और रिसेंट टाइम में उनकी एक प्रॉपर्टी उन्होंने सेल भी की थी, तो उससे काफी उनके पास फंड रेडी हो गया था। तो उसको ही उन्होंने यहाँ पे ट्रांसफर किया। ये इस वजह से हुआ कि कुछ सालों पहले मैंने उनके लिए थोड़ा बहुत काम किया था। उनको रिकॉग्निशन करने का मौका मुझे मिला, और वो मैंने कैच किया, जिसके वजह से वो जून के महीने में 2015 2016 के जून के महीने में उन्होंने 3-3.25 करोड़ का सिंगल चेक दिया उनको, जीवन अक्षय के अंडर। और साथ ही साथ उनके बेटों का भी फाइनेंशियल प्लानिंग करने का मुझे मौका दिया। तब एलआईसी ने मुझे रिकॉग्नाइज किया था। जो उस वक्त की जो ट्रॉफी निकली थी, जैसे मेरे पीछे एक ट्रॉफी रखी एलआईसी की, वैसे जो उस मंथ का जो ट्रॉफी ट्रॉफी निकाला था, तो उसके ऊपर अमर विलास खानोलकर करके नाम डाला था, और पूरे जोन के हर ब्रांच में वो ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। और उसके साथ साथ एलआईसी ने बहुत अच्छा रिकॉग्निशन दिया मुझे। मुंबई में ताज पैलेस करके बहुत प्रतिष्ठित 5 स्टार पंचतारांकित होटल है, वहां पे उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। देखिए एलआईसी की ताकत देखिए, हम इस बात को बहुत कभी कभी हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि एलआईसी एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसकी
कभी कभी क्लाइंट के तो नहीं, लेकिन एजेंट को भी उसकी ताकत का अंदाजा नहीं रहता। तो एलआईसी के चेयरमैन ने उस भरी सभा में इंडिया के उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर को, जो जेटली थे, जेटली जी आए थे, और जेटली जी के हाथ में किसी अच्छे कॉज के लिए 43,000 करोड़ का चेक, एक बड़ा चेक, मेरे पास उसका फोटोग्राफ किए हुए हैं, अभी भी मेरे गूज बम्स आ रहे हैं वो उसको वाकया को याद करके। एलआईसी के चेयरमैन ने फाइनेंस, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में दिया। तो एलआईसी का जो ताकत है तो बहुत बड़ा है। अगर एलआईसी का होल्डिंग देखने जाए तो रिलायंस, आईटीसी, टीसीएस जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं, इन्फोसिस हुई, रिलायंस में 1 लाख करोड़ के ऊपर का एलआईसी का इन्वेस्टमेंट है। इन्फोसिस में हमें 50,000 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट है। जितने सारे टॉप के बैंक्स है जिसको हम एज ए इंश्योरेंस के लिए प्राइवेट राइवल्स मानते हैं, तो उनमें भी काफी सारा इन्वेस्टमेंट एलआईसी का है। आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एसबीआई बैंक हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, एल&टी ग्रुप हुआ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईडीबीआई बैंक, बाद में कोटक, अदानी ग्रुप का तो बहुत चर्चे में है, उसी के साथ साथ एक्सिस बैंक, और ऐसे कई सारे इन्वेस्टमेंट हैं जो एलआईसी जाते हैं। और ये आप जब बताते हैं बड़े बड़े लोगों तो उनको एक विश्वास आता है। और हमेशा मैं यही कहता हूँ एचएनआई लोगों को कि देखो, आपके पास जो पैसा है ना, वो आपकी मेहनत की कमाई है, आपके खून पसीने की कमाई है। और आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए उसको ऐसी ही जगह पे पार्क नहीं कर सकते जहाँ पे वो पार्किंग, नो पार्किंग हो सकती है या असुरक्षित पार्किंग हो सकती है। जैसे हम हमेशा एग्जांपल देते हैं कि दो तरह की आपके पास गाड़ियां है, एक नैनो है या मारुति 800 है, पुरानी है, और एक मर्सिडीज बेंज एस क्लास है। तो आप उस गाड़ी को कहाँ पे पार्क करेंगे? तो हमेशा जो बड़े लोग हैं जिनके पास बड़ा पैसा है, उनको ये हमेशा रहता है दिल में कि रिटर्न से ज्यादा उनको उनके मेहनत से कमाए हुए पैसे की सेफ्टी, राइट जगह पे उसको पार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एलआईसी से बेहतर पार्किंग, मनी को पार्किंग करने वाली जगह, सुरक्षित जगह इंडिया के अंदर तो और कोई मुझे दिखाई नहीं देती। और ये भरोसा जब उनको हो जाता है तो बड़े बड़े चेक्स है, बड़े बड़े क्लाइंट है, वो आपको दे देते हैं। जनरली दया जी ने मुझे पूछा कि कौन से पॉलिसी में आप काम करते हैं, तो मोस्टली फोकस तो एंडोमेंट प्लान के ऊपर ही रहता है। लेकिन अगर साथ ही साथ में अगर उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है उस हिसाब से भी उसको ढाला जाता है। तो कभी कभी जैसे उमंग, लाभ, लक्ष्य सभी का फेवरेट प्लान है, लेकिन कभी कभी उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि कुछ लोन चल रहा है तो उसके लिए मुझे फिलहाल टर्म चाहिए, तो जीवन अमर भी सामने आ जाता है। तो जनरली उमंग, लाभ और अमर का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छे से आता है। और अगर एज ज्यादा है उनके घर में, जैसे 3 जनरेशन अगर है वो एचएनआई के घर में, तो ऐसे देखते हैं कि एक सिंगल प्रीमियम भी आ जाए। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए बहुत बार हम इसलिए सिंगल प्रीमियम को अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि उसपे से मिलने वाला जो कमीशन है वो बहुत छोटा दिखता है हमें, हमारे नजरों में। लेकिन जब प्रीमियम साइज बड़ा होता है ना, तो वो एक छोटा परसेंटेज का जो ये है रेशियो, वो भी बहुत बड़ा चंक देके जाता है। और आपके पूरे ओवरऑल ईयर के बिजनेस के टर्नओवर में वो काउंट होता है, आपके एमडीआरटी के लिए भी काउंट होता है। और साथ ही साथ में एक बोनस, बूस्टर बोलते हैं ना, बूस्टर, बूस्टर की तरह आपके एजेंसी में काम करता है। उसी के साथ साथ आपके एरिया में उस चीज की चर्चा, देखिए प्रीमियम तो प्रीमियम है, जो सामने पार्टी बैठी है, जो कस्टमर है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि मैंने किसी को मंथली प्रीमियम दिया है इतने हजार का, मैं किसी को साल का प्रीमियम दे रहा हूँ इतने इतने लाख का, या मैं एक साथ किसी को 50 लाख का प्रीमियम दे रहा हूँ। तो बेसिकली पार्टी के कस्टमर के दिमाग में ये होता है, मैंने इस व्यक्ति को 50 लाख का अगर प्रीमियम दिया है तो ये व्यक्ति उस बड़े अमाउंट को हैंडल करने के लिए काबिल है। और बोलते वक्त उसके हमेशा रेफरेंस के टाइम पे भी वही अंक आएगा। तो
ये नहीं कोई बोलता कि मैंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट में डाला है 50 लाख, वो बोलता है कि मैं LIC में 50 लाख इन्वेस्टमेंट किया है। तो वन टाइम हो सकता है, रेगुलर हो सकता है, लेकिन उससे क्या होता है, एक पार्टी के दिमाग में इमेज क्या होती है एज अ वो एजेंट की, कि बड़ा एजेंट है क्योंकि वो बड़े फाइनेंस को हैंडल कर रहा है। और बोलिए दया जी। सर मैं रत्नेश जी बोल रहा हूँ। दया जी का होस्ट पे मैं बात कर रहा था। कोई बात नहीं, रत्नेश जी बोलिए, रत्नेश बोलिए। कल पहली बार आपसे इंटरेक्शन हुआ था, आज यस आज यस सर। फर्स्ट टाइम ये हो रहा है। बोलिए बोलिए। सर आपने जो बताया कि प्लान, एक मिनट सर, उसमें से एक बात, या जो आपने बताया कि आप प्लान अलग अलग जो बेचते हैं, नीड बेस्ड सेलिंग जैसा करते हैं, राइट। तो आप कंसेप्ट कौन सी बेचते हैं, यानी कौन से कंसेप्ट पे आप काम करते हैं मैक्सिमम? जनरली कॉन्सेप्ट वही होता है कि पेंशन हुआ, पेंशन प्लानिंग के ऊपर काम करते हैं। पेंशन के लिए जो प्रोफेशनल्स है वो पेंशन के लिए थोड़े चिंतित रहते हैं, क्योंकि रेगुलर आने वाला जो ये है इनकम वो है उसके उनके पास, लेकिन आगे जब वो रिटायर हो जाएंगे तो क्या हाथ में रहेगा, कितना आएगा, ये उनको पता नहीं रहता है। तो उसके लिए उनको अवेयरनेस करना जरूरी होता है। तो पेंशन प्लानिंग के ऊपर बात करते हैं। अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के घर में कितने लोग हैं पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन का एक दिमाग में क्या रहता है, क्योंकि मैं मरते दम तक गल्ले पे बैठा रहूंगा। एग्जाम्पल के लिए अगर दुकानदार है, अगर फैक्ट्री ओनर है या ये है, तो उनको ये जताना कभी कभी पड़ता है कि जो हम अचानक बोलते हैं ना, देखिए आप मरने की तो हम बात नहीं करते हैं डायरेक्टली, लेकिन ऐसी कुछ आपत्तियां आ सकती है जिससे आपका जो बिजनेस कंटिन्यूटी, बिजनेस से आने वाला जो कंटिन्यूएशन इनकम है वो रुक सकता है। तो हमेशा एक देखा गया है बिजनेस फ्रेटर्निटी जो है उसमें, कि उनको ये चिंता नहीं रहती है कि मेरे बाद मेरे फैमिली को क्या होगा, फैमिली को कैसे रहे, क्योंकि वो LIC के जरिए ना हो सही, लेकिन कई और जरिए से उन्होंने वो उनका जो पोर्टफोलियो होता है ऐसा क्रिएट किया होता है कि प्रॉपर्टी का आने वाला इनकम रहता है, डिबेंचर से आने वाला, म्यूचुअल फंड से आने वाला इनकम रहता है, बहुत सारे असेट्स रहते हैं उनके पास, तो वहां से भी आने वाला ये रहता है। तो लेकिन बिजनेसमैन को हमेशा बैक ऑफ द माइंड उनका यही रहता है कि मेरे बाद ये मेरा बिजनेस कौन चलाएगा। अगर सेकंड जनरेशन भी है तो भी उतना एफिशिएंटली वो है कि नहीं, ये देखने के लिए भी उनको 10-15 साल का कभी कभी टाइम लगता है। आप देखेंगे कई सारे आपके भी क्लाइंट होंगे जहाँ पे गल्ले पे तो बेटा बैठा है, लेकिन साथ ही साथ मतलब दुकान की अगर बात करें, गल्ले पे तो बेटा या बाप बैठा है, मतलब दो जनरेशन एक साथ आप दिखाई देंगे, मेरा कहने का मतलब है। तो हमें हमेशा ये कहता हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन के हाथ में आप जब बिजनेस देते हो तो आप एक आपका अगर मैं उनको कई सालों से जान रहा हूँ तो मैं उनको ये दिखाता हूँ कि आप एक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति है, समाज की बहुत सारी अपेक्षाएं आपके आपसे जुड़ी है, आप काफी सारे समाज के लिए, बहुत आपके अपने समाज के लिए, गवर्नमेंट के लिए कितने महत्वपूर्ण है, और इसमें आप काफी सारा दान धर्म भी करते रहते हैं। देखिए, मैं कभी नहीं ये कहता कि बेटा बेटा आपका, आपकी संतान नालायक हो गई तो, या आपको ये कभी नहीं कहता। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपने अपने संतान के ऊपर, अपने नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर बहुत अच्छे संस्कार की है, बहुत अच्छी वैल्यू दी है, लेकिन हो सकता है आगे चल के कुछ ऐसे सरकमटेंसेस आए कि उस वक्त आपकी इच्छा है किसी अच्छे कार्य के लिए मुझे 5 लाख या 10 लाख का डोनेशन देना है, लेकिन बेटा कारोबार अभी बेटा संभाल रहा है, तो आपको उनसे मांगना पड़ेगा। ये तो पहली बात हुई। और कोई भी जो की पर्सन है वो हमेशा देने में विश्वास करता है, हमेशा उनका हाथ ऐसा रहता है, और उनको किसी भी चीज में मांगना अच्छा नहीं रहता। तो ये एक पॉइंट उनके दिमाग में अटक जाता है। दूसरा, मैं उनको ये दिखाता हूँ कि उस वक्त ऐसे सरकमटेंसेस हो सकते हैं कि बेटे की भी इच्छा है कि आपको ये फंड दिया जाए, लेकिन शायद उस वक्त
आईटी का कुछ झमेला चल रहा हो, बिजनेस का कहीं पे पैसा अटका हुआ हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि उस वक्त कुछ मार्केट के सिनेरियो ऐसे है कि इमीडिएटली उतनी धनराशि बाहर निकालना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन इसमें अगर आप अभी से प्लानिंग करते हो, तो एक राशि का ऐसे हम ये कर सकते हैं कि निरंतर आपको आती रहेगी, जिससे आपको ये दिमाग में टेंशन नहीं रहेगा, मुझे किसी की इजाजत लेनी है मेरे पसंद की जो चीजें है उसके ऊपर पैसा खर्च करने के लिए। तो बहुत बार ये चीजों उनको सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि हाँ, मुझे हमेशा क्या होता है ना, जो की पर्सन उसको ना, उसको अपने हाथ में होल्ड चाहिए होता है, चाहे बिजनेस हो, फाइनेंस हो, ये चीज का। तो वहां से कई बार एक अच्छा प्रीमियम या अच्छा सम एश्योर्ड निकल के आता है। यानी की या पर्सन को हैंडल करने का आपने जो तरीका बताया बहुत अच्छा तरीका बताया। या अ, ये जो अभी जो काम करते हैं इसमें कभी कभी ऑब्जेक्शन भी आते हैं, तो आपकी ये जो अभी काम करते हैं इसमें ऑब्जेक्शन कुछ आए क्या, अच्छे बड़े ऑब्जेक्शन आए और उसको आपने हैंडल किया, ऐसा कुछ है? ऑब्जेक्शन तो आते हैं, लेकिन देखिए, एक बात कहता हूँ कि अगर आपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है ना, उस व्यक्ति के साथ रेपो आपने बिल्ड किया है आपका, अ, देखिए मेरे जितने भी क्लाइंट है ना, एचएनआई, सारे मेरे घर के बगल में नहीं है, ना ही मैं उनको मेरे बचपन से या उनके बचपन से जानता हूँ। लेकिन धीरे धीरे करके उनसे एक फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ, फर्स्ट इंटरेक्शन से फिर मीटिंग में कन्वर्जन हुआ, सोशल किसी मीटिंग में मुलाकात हुई, और आपका जो डे टू डे एक्टिविटी है या उसमें मिलने वाला अचीवमेंट है, वो भी उन तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। या उन्होंने कुछ अचीव किया है तो उसको भी रिकॉग्नाइज आप कर रहे हो, ये देखना बहुत जरूरी होता है। और इसके साथ क्या होता है, धीरे धीरे करके साल में, 2 साल में, 3 साल में एक एवरेज देखा जाता है कि 2 से 3 साल का एक टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली टू क्रैक अ बिग बिग बोलते हैं ना, जो उस क्षेत्र के बड़े जो दिग्गज है उसको क्रैक कर में, कन्वर्ट कर दे में ये टाइम लगता है। तो मेरा स्ट्रेटेजी हमेशा ये रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा एक ही टाइम में, एक ही साल में, एक महीने में ज्यादा से ज्यादा ऐसे एचएनआई लोगों से एटलीस्ट इंटरेक्शन कर पाऊँ, मेरा चेहरा उनके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ, मेरे अपने आप को उनके, मैं प्रेजेंट यानी प्लान प्रेजेंटेशन की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि किसी ना किसी मौके से मैं उनके सामने रहूं, ताकि वो मुझे चेहरे से जाने, फिर नाम जानेंगे, फिर मेरा काम जानेंगे। और जब रिलेशनशिप इतना गाढ़ा बन जाता है ना, तो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं रहते, ऑब्जेक्शन इतना ही रहता है कि जनरली अगर बिजनेस कैटेगरी हुई, तो उनका ऑब्जेक्शन ये रहता है कि मैं जो पैसा डाल रहा हूँ कहीं मेरा लॉक तो नहीं हो जाएगा, फंसा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि वो लिक्विडिटी का जो रहता है वो हमेशा उनको कंसर्न रहता है। एचएनआई से यही आता है कि या ये फंसा हुआ तो नहीं रहेगा। तो जब उनको आप ऑप्शन दिखाते हैं कि इसके ऊपर आपको लोन मिल सकता है, इससे आप एक सर्टन अमाउंट जैसे आएगा प्रेजेंटेशन में, मनी बैक भी मिलते रहेगा हर 5 साल के बाद, ये भी दिखाते हैं, तो वो थोड़ा ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाता है। और देखिए, आप जब क्या बोलते हैं ना, आप जब एसोसिएशन में रहते हैं ना, जो हमारा सीसीटी है, हमारा, हमारे जो गुरु है उनसे कनेक्टेड रहते हैं ना, तो कोई भी अगर ऑब्जेक्शन आता है ना, आप उस वक्त बोल सकते हैं ब्लैंक होने की जगह कि इसके ऊपर मैं आपको सही मायने में, सही तरीके से हल निकाल के आपके सामने बैठना चाहूंगा, अगर आप एक्चुअली इस चीज को जानना और लेना चाहते हैं। तो पहले तो ऑब्जेक्शन में लिख लेता हूँ, डायरेक्टली उन्होंने ऑब्जेक्शन खड़ा किया और उसका मैं जवाब देने के लिए मैं गूगल नहीं हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, आपके ऑब्जेक्शन क्या क्या अगर आते हैं तो क्या यही ऑब्जेक्शन है क्या, ऐसा मैं पूछता हूँ। तो जनरली एक या दो ही होता है, या कोई कोई कहता है कि नहीं, पहले इसका तो आंसर बताइए फिर बाद में देखेंगे। तो मैं वहां पे क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, मैं कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं हूँ, मैं कोई गूगल नहीं हूँ कि आप एक एक क्वेश्चन डालेंगे उसका आंसर आता जाएगा। तो मुझे जानना है कि यही वन एक चीज है
कि इसके वजह से आप अपने डिसीजन से थोड़ा पीछे है। अगर ये क्लियर मैं कर देता हूँ तो आप गारंटेड इस बात को इस प्लान को लेने के लिए सहमत है और आप मुझे चेक दे देंगे। तो अगर वो हाँ कहते हैं और जनरली हाँ ही कह देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे लिए वो क्लियर हो जाता है। तो कभी-कभी बहुत सारे जो हमारे क्या बोलते हैं ना पार्टिसिपेंट जब शेयरिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैंडल हो चुके होते हैं, तो उसका एक बैक ऑफ द माइंड नॉलेज रहता है। तो स्पॉन्टेनियसली जो उस वक्त आता है वो उनके सामने रख देते हैं। अगर नहीं रख पाते तो उनको कहते हैं कि इस सवाल को मैं मेरे जो गुरु है उनके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, ताकि आपको सही तरीके से इसको मैं हैंडल कर पाऊँ। तो वो भी एप्रिशिएट करते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए जब भी आप ये दिखाते हो सामने वाले को कि मेरे ऊपर भी कोई है जो मेरे सपोर्ट में है, मेरे पीछे एक टीम है, तो हमेशा मैं खुद को प्रेजेंट करता हूँ। जैसे एलआईसी को प्रेजेंट करता हूँ, वैसे एक हमारी एजुकेशन सिस्टम है जो आईओई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस, इसको भी अच्छी तरह से प्रेजेंट करता हूँ। तो वो भी उत्सुक रहते हैं। जब भी मैं कोई बड़ा कोर्स करता हूँ तो उसके बारे में भी मैं बताते रहता हूँ कि आपको अच्छा राइट अपग्रेडेड नॉलेज देने के लिए हम ये कोर्स कर रहे हैं, जिसके लिए इतनी फीस हम पे कर रहे हैं, ताकि वो आपको और जो नॉर्मल कैटेगरी के एजेंट्स है जो रिबेट देकर या और कोई कई कई गलत तरीके से चीजें करके के मैं समझ बिजनेस सवाल वही पूछने ला वाला था, रिबेट रिबेट के लिए क्या करते हैं? लाता है। देखिए टचवुड अभी तक मेरे सामने रिबेट का ये एक दो बार आया है, लेकिन रिलेशनशिप के वजह से वो टेक केयर किया गया। देखिए आप मांगने जाओगे ना तो वो व्यवहार होता है, लेकिन जब भी आप देने की इच्छा से जाते हो, जब भी आप मिलते हो आप कुछ ना कुछ देने के लिए ही गए हो, ये जब आप देखते हैं तो इतना हिचकिचाते नहीं है। और रिबेट के ऊपर तो पूरा कोर्स है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है। और कभी कभी ये भी हुआ है कि बहुत अगर वो रिबेट के लिए ये कर रहे हैं तो वो उस वक्त के लिए मैंने वो उस प्रपोजल को छोड़ दिया है। ये फ्रैंकली कहता हूँ, बड़ा बड़ा प्रपोजल है, मैं पार्टी को छोड़ा नहीं बोला मैंने, मैंने पार्टी को छोड़ा ऐसे नहीं, उस प्रपोजल को उस वक्त के लिए छोड़ दिया है। तो कभी कभी टाइम भी हील करता है। ओके। सर अभी जो कभी कभी क्या होता है ना, प्राइवेट कंपनीज भी उनको लूर करते हैं, वो भी कुछ इंसेंटिव दिखाते हैं। स्पेशली जो बैंक इंश्योरेंस वगैरह रहते हैं तो उनको क्या वो सैलरी के ऊपर रहते हैं, एक्स्ट्रा जो आने वाला है वो कभी कभी एडजस्ट कर लेते हैं। तो वो ये हो जाता है और बहुत बार होता है, ऐसा नहीं है कि एक दो बार ही हुआ है, ये होता है। लेकिन टचवुड जो रिलेशनशिप अच्छे बने हैं क्लाइंट के साथ, उसके वजह से वो इतना रिबेट का क्वेश्चन मेरे साथ तो अपफ्रंट में नहीं आया है। बोलिए रत्नाकर। प्रेजेंटेशन कहाँ पे देते हैं, यानी घर पे देते हैं या ऑफिस में देते हैं? डिपेंड करता है। देखिए मेरा फर्स्ट मीटिंग तो हमेशा ऑफिस में रहता है, लेकिन मैं साथ में साथ कोशिश करता हूँ कि उनके घर पे भी एक मीटिंग हो। ये कोशिश करो, प्रेजेंटेशन में ऑफिस में देता हूँ क्योंकि बहुत बार बिजनेसमैन, अगर मेरे क्लाइंट बिजनेसमैन ज्यादा है, बिजनेस कैटेगरी ज्यादा है, तो इनके सारे डॉक्यूमेंट हमेशा देखिए ऑफिस में ही, उनका फैक्ट्री जहाँ पे है, ऑफिस जहाँ पे या जहाँ पे उनका हेड ऑफिस है, उस जगह पे सब डॉक्यूमेंट तो ज्यादा रहते हैं। लेकिन एक देखा है कि जब भी कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो उसके चेयर के ऊपर बैठा है, उसके केबिन में बैठा है, तो उसका एक रुबाब अलग रहता है। और वही व्यक्ति को अगर आप ये साइकोलॉजी भी, ह्यूमन साइकोलॉजी का भी पार्ट है, और वही व्यक्ति को आप बाहर के माहौल में मिलते हैं, उस जगह से उनके काम की जगह से बाहर के माहौल में मिलते हैं, तो बहुत कभी कभी अलग उनका बिहेवियर रहता है। आप कभी भी चौंक जाएंगे किसी व्यक्ति को जब आप उनके फैक्ट्री में देखते हैं, ऑफिस में देखते हैं, बहुत शार्प रहते हैं, बहुत कभी कभी एम्प्लॉयज रहते हैं उनके साथ, बहुत कड़क उनका व्यवहार रहता है। लेकिन उसी व्यक्ति को आप जब घर पे मिलते हो, उनके ड्राइंग रूम में, उनके लिविंग रूम में, तो उनका बहुत सॉफ्ट बिहेवियर रहता है, क्योंकि वहां पे बहुत एक अलग इमेज रहता है और उसको मेंटेन करना पड़ता है उनको उनके ऑफिस में। घर पे वैसा नहीं, बहुत ओपन रहता है।
तो मैं ये देखता हूँ कि एक प्रेजेंटेशन मेरा उनके फैमिली के साथ में भी हो, जहाँ पे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये भी मेरे साथ हुआ है, क्योंकि हमें हमेशा क्या लगता है, जो की पर्सन है यानी कमाने वाला, बराबर है, जो कमाने वाला व्यक्ति वो की पर्सन है, लेकिन कभी कभी वो डिसीजन मेकर नहीं रहता है। एक बिल्डर के साथ मेरे 2-3 अपॉइंटमेंट हुए, उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने सामने 2 अपॉइंटमेंट के बाद मुझे ये उनसे रिएक्शन मिला कि ये सब तो अच्छा है, लेकिन एक बार आप अमर जी, आप भाभी जी से भी ये बात कर लें। तो वहां पे समझ में आया, क्योंकि वो जो उनके फाइनेंशियल डिसीजन है वो भाभी जी लेती है। तो फिर संडे का टाइम, और कभी अकेले अकेले नहीं मिलना है। अगर वो बोलते हैं आप इस व्यक्ति को जाके मिलिए, तो आप मेक श्योर कीजिए जो वो पर्सन है, मतलब वो की पर्सन भी साथ में होना चाहिए, क्योंकि वो आपका इन्फ्लुएंसर है। आप डायरेक्टली अकेले से ना जाके मिलिए, ये मैं कोशिश करता हूँ। मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा, अगर कोई बोलता है मेरे पिताजी से जाके मिलो, मेरे भाई से जाके मिलो, या मेरा दोस्त है या मेरा पार्टनर है, वो डिसीजन लेता है, फाइनेंशियल डिसीजन, ये होता है कभी कभी पार्टनरशिप में, ये होता है। एक एक प्रोडक्शन का देखता है पार्टनर, एक मार्केटिंग का देखता है, एक फाइनेंस का देखता है, ऐसा होता है। तो लेकिन आप कोशिश कीजिए वो व्यक्ति साथ में रहे, दोनों का जॉइंट मीटिंग कीजिए, वो देखना जरूरी है। यस सर। सर अभी आपने अभी तक कितने तुम्हारी पॉलिसीज है और आपने असिस्टेंट्स वगैरह रखा है? नहीं, फिर से रिपीट कीजिए। आपने आपने अभी लाइव्स और पॉलिसीज कितने हैं? हाँ, टोटल मेरी जो क्लाइंट बेस है वो अराउंड 3000 क्लाइंट बेस है मेरा। और पॉलिसी नंबर तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शतकवीर भी कई बार रह चुका हूँ, ऐसा नहीं है खाली बड़े बड़े प्रीमियम ही है। शतकवीर जब भी कंपटीशन रहता है, अर्ध शतकवीर, शतकवीर ब्रांच में हमेशा नंबर 1 रहता है मेरा। और उसी के साथ साथ 3 स्टाफ है मेरा। अभी रिसेंटली ये हुआ है कि मेरा जो ऑफिस था, वो पूरा जो बिल्डिंग था वो रीडेवलपमेंट के लिए जाने के टेम्पररी एक जगह पे मैंने अभी टेम्पररी सेटअप किया है। 2-3 महीने में एक नए जगह में शिफ्ट होने वाला है वो। तो अभी 3 स्टाफ है, एक तो कलेक्शन वगैरह ये सब देखते हैं, सर्विसिंग का काम है। टेली ऑपरेटर जो है वो नया है, उसको नए से अपॉइंट किया है, लेडी है उसको। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग मेरा होता है, उनको सिखाने का काम हो रहा है। और एक डाटा के लिए और बाकी सब चीजों के लिए एक रखा है। तो टोटल मिला के 3 स्टाफ है। और ऑफिस सेटअप फिलहाल टेम्पररी जगह पे है। और जैसे ही वो रिडेवलपमेंट का प्रोसेस हो जाएगा तब तो अच्छे से बन जाएगा ऑफिस। हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह में काम करते हैं आप? जी बिल्कुल। देखिए, आप एम्प्लॉय कैटेगरी में जब आप काम करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट बहुत लिमिटेड होती है। तो लेकिन जब भी आप बिजनेस कम्युनिटी में एंटर करते हो, प्रोफेशनल्स के साथ आप प्रोफेशनली बात करते हो, तो बहुत बार ये होता है, आप लाइफ इंश्योरेंस से तो शुरुआत करते हैं, लेकिन उनकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट शायद मेडिक्लेम हो सकती है। उनकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट शायद फैक्ट्री का जो उनका फायर का इंश्योरेंस है, या उनका कोई लोन को कवर करने वाला इंश्योरेंस है, ये हो सकता है। या शायद उनके जो कभी कभी ये भी होता है कि नहीं, मैं मेरा तो निकालूंगा, लेकिन पहले आपके काम कीजिए, मेरे वर्कर्स है ना, उनके लिए कुछ मुझे बताइए, जो मेरे ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं इनके लिए कुछ बताइए। तो ऐसे में क्या होता है, आपके पास एक बेसिकली कैसा है ना, मेरा ये मानना है कि जो आपके पास आने वाला धन है, जो आपका कमीशन है, वो सिर्फ एक जगह से नहीं होना चाहिए। उसके लिए डाइवर्शन अलग अलग तरीके हो, इसी फील्ड के हो, लेकिन अलग अलग जरिए हो। जैसे जनरल इंश्योरेंस एक हुआ, मेडिक्लेम एक हुआ। अभी धीरे धीरे मैं म्यूचुअल फंड की तरफ भी, क्योंकि ट्रेंड वैसा है, तो म्यूचुअल के लेकिन कोर बिजनेस जो है मेरा मैक्सिमम वो फोकस पूरा LIC लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर है। लेकिन अगर सामने से कोई कहता है कि मुझे मेरी रिक्वायरमेंट मेडिक्लेम की है, मेरी इंक्वायरी को अगर जनरल, तो वो भी मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और Yes. वो फुलफिल करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, आपका अगर क्लाइंट हाई नेटवर्क वाला है, तो आप ये मत समझिए आप अकेली ही है उसके सामने। आपके जाने के बाद कई सारे उसके पास ऐसे बैकअप कार्ड रहेगा, जिसमें 15
10-15 तो इंश्योरेंस वाले रहेंगे जो उनको दे देंगे। तो एक बैकडोर आपको ओपन नहीं रखना है कभी भी, या कोई खिड़की ओपन नहीं रखना है। और ये देखा है हमेशा, इंग्लिश में एक कहावत है, व्हेन यू ओपन अ विंडो यू गेट फ्रेश। आप अपने आप से जब विंडो खोलते हैं तो आपको अच्छी ताजी हवा मिलती है। अगर आपके लिए कोई दूसरा विंडो खोलता है ना, तो विंडो पे आजू बाजू में जो लगा हुआ कचरा रहता है ना, वो आपके ऊपर आता है। सर आपने बहुत सारा कुछ बताया। आपका डेली रूटीन कैसा रहता है? आप अगर आपका चेहरे पे देख रहा हूँ, बहुत सारी मस्त फ्रेशनेस दिख रही है, बहुत सारा बॉडी भी अच्छा दिख रहा है, हेल्दी वेल्दी दिख रहे हैं आप। तो इसके लिए रूटीन कैसा रहता है, डेली रूटीन अपनी? थैंक यू वेरी मच रत्नेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉम्प्लीमेंट। देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा हर किसी का अपना खुद का हेल्थ होना ही चाहिए। वो जो कहावत है ना कि क्या, हेल्दी भी है। चने थे तभी क्या दांत थे तभी चने नहीं थे, और चने हैं तो अब दांत नहीं है। तो वो बुजुर्गों ने कहा हुआ बहुत कड़वा सच है। लेकिन अगर हेल्थ रहेगी तो आप जितना भी वेल्थ कमाएंगे ना, उसको एंजॉय कर पाएंगे। मेरे भी क्लाइंट को मैं हमेशा यही कहता हूँ। मेरा थोड़ा हेल्थ में रुचि भी है पर्सनली, और उसकी वजह से न्यूट्रिशन से भी काफी सारी मैं नॉलेज लेता रहता हूँ, उसके कुछ सर्टिफाइड कोर्स करके, तो उसमें भी डिग्री मैंने हासिल की है। तो ये कुछ ना कुछ एडिशनल जब भी आप साइड में करते हो, तो आपकी एक अलग छवि भी बनती है, क्योंकि आप एक एडवाइजर की, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं खाली एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, मैं आपके लिए एक लाइफ एडवाइजर हूँ आपके। क्योंकि देखिए, एज अ इंश्योरेंस एजेंट आप कितने तरीके से लोगों से आप जुड़े रहते हैं। आपके पोर्टफोलियो में इतने वैरायटी ऑफ लोग रहते हैं, तो सिंपल बहुत कई बार आप ए डॉट को बी डॉट से कनेक्ट करने का भी अगर आप काम करते हो ना, तो भी उनके बहुत सारे जो क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो वहीं के वहीं सॉल्व हो जाते रहते हैं। लेकिन उसके लिए जरिया आप बनते हो, क्योंकि एक डॉक्टर है तो उसका कम्युनिटी डॉक्टर से ही सीमित रहता है। अगर एक कोई बिल्डर है तो उसका कम्युनिटी में बिल्डर ही ज्यादा दिखेंगे, या कॉन्ट्रैक्टर दिखेंगे, या फिर वो लेबर वर्कर के जो हेड रहते हैं वो दिखेंगे। उनका इंटरेक्शन कभी डॉक्टर लॉयर से तो केसेस के जरिए होता है, लेकिन अदरवाइज नहीं होता। या आप जैसे अच्छे लोगों से ले, लेकिन हम एक ऐसी कम्युनिटी है जो हर किसी से जुड़ा हुआ है। हमारे पास कुछ डॉक्टर भी है जो हमारे क्लाइंट हो सकते हैं, या हमारे पॉलिसी होल्डर हो सकते हैं। हमारे पास कुछ लॉयर्स भी है, हमारे अच्छे बिजनेसमैन भी, हमारे पास वेंडर्स भी है, हमारे पास सरकारी अफसर्स भी होते हैं जो अच्छे पोजीशन के ऊपर होते हैं। तो इन सब का एक आप एक एक्चुअली ऑफलाइन जैसे ये सोशल नेटवर्क है ना, वैसे आप एक तरह का सब नेटवर्क ही हो। आप अपने आप में एक जूम हो, तो आप कनेक्ट करते हो लोगों को। और ये जब आपको बात पता चलती है ना, मतलब आपके क्लाइंट को, तो वो आपके ऊपर और निर्भर होना चालू कर देते हैं। भरोसा ज्यादा बढ़ता है आपने। तो तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमेशा हेल्थ का होना चाहिए। तो अर्ली मॉर्निंग अर्ली राइजर, ये जो आपका आपने जो ये लिया है डेली बेसिस से, आई रियली सैल्यूट टू दैट एंड रियली क्लैप, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी क्या हुआ है ना, अभी बहुत सारे मैं लोगों से बात करता हूँ, तो घर की बातें भी निकलती है। तो बहुत सारे घरों में यही है, क्योंकि हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, बिजनेस और बाकी सारी चीजों को प्रायोरिटी दी जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा हेल्थ से लेके टेंशन ऑकर होता रहता है। पैसा, फाइनेंस, प्रॉपर्टी ये सब बढ़िया है, लेकिन सडनली कोई तो शुगर से कॉम्प्लिकेशन आ गया, तो वो हम ये भी उनको बता सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं कि आपका हेल्थ का जो ये मेडिकल में आता है ना, अपने अपने भी वो क्वेश्चन आता है, और उसका कुछ है, तो उसको भी हम कम करने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। तो वो बहुत अच्छे से आपको ये करेगा, वो सेटिस्फाई, अरे नहीं खाली ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस ही दे रहा है मेरे को, या मेरा फाइनेंस ही देख रहा है, इसके इसके लिए इसके मन में मेरे हेल्थ के लिए भी कंसर्न है। सर अभी आज आपने बहुत कुछ बातें बताई। तो आपने HNI के बारे में बताया, रिलेशन बिल्ड कैसे करना है, लोगों से मिलना कैसा है, थिंकिंग कैसा रखना है, या जो भी आपने हेल्थ के बारे में बताया।
और अभी लास्ट में एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे कि ये जो हमारे जो कमांडो भाई है, ये जो हमारे कमांडो जुड़े हुए हैं, इनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आगे जाके इन्हें अच्छा काम कर सके? पहले तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दयानंद वायकर जी, रत्नाकर जी है, गौतम जी है और आप सभी लोग जो एक एसोसिएशन की तरह एक काम कर रहे हो, जुड़े हुए एक नोबल कॉज के लिए। देखिए, जब मैं पंजाब सिंह जी से मिला था तब उन्होंने एक अच्छी बात कही थी, क्योंकि तब मेरा बाकी का भी एक्टिविटी चालू था। मेरा मीडिया में अच्छा ये था, बाकी का भी ये चालू था और वहां से भी इनकम था। ऐसा नहीं है कि इनकम का वजह से मैं यहाँ पे टर्न हुआ। बट उन्होंने एक ये चीज कही और कि आप ये सब करके इनकम तो कमा सकते हो, लेकिन जो ब्लेसिंग्स है ना वो आपको इसी ये जो प्रोफेशन है इससे मिलेंगे। जैसे डॉक्टर को हम क्यों मानते हैं एक लॉयर या एक पुलिसमैन या एक इंजीनियर से ज्यादा, क्योंकि वो वैल्यू एडिशन करता है आपके लाइफ में। वैसे ही आप एक फाइनेंशियल डॉक्टर हो और देखो, अगर अच्छे लोगों का अच्छा पैसा अगर आप अच्छी जगह पे उनको इन्वेस्ट करने में अगर मदद नहीं करेंगे, तो बाजार में बहुत सारे बुरे लोग हैं, बुरे मतलब बुरे नहीं कहेंगे, गलत तरीके के लोग हैं, गलत तरीके के इन्वेस्टमेंट में उनके पैसे को खींच लेंगे और फिर वो पैसा अच्छी गतिविधि में यूज होगा इसका कोई हम गारंटी नहीं दे सकते। तो ये आपको भी जानना जरूरी है। सबसे बात अगर आप कैलकुलेट करें वर्ल्ड वाइड, तो इंश्योरेंस इज अ हाईएस्ट रिवॉर्डिंग फील्ड है। आपको इंश्योरेंस में सिर्फ पैसा नहीं मिलता है, आपको इंश्योरेंस में इंश्योरेंस के साथ साथ जो कमीशन मिलता है उसके साथ साथ रिकग्निशन भी मिलता है। रिकग्निशन तो मिलता है, रिकग्निशन के साथ साथ एजुकेशन भी मिलता है। एजुकेशन के साथ का आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जिसके जरिए आप अपने खुद को तो रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन अनजाने में आप एक पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जब भी मैं 2 या 3 बार मेरा एमडीआरटी यूएसए जाना हुआ, एमडीआर की वजह से यूएसए जाना हुआ, काफी सारे लोग यहाँ पे रहेंगे जो गए रहेंगे, लेकिन वहां पे जाने के बाद एक्चुअली पता चलता है कि आप जब एमडीआरटी करके, सीओटी करके, टीओटी करके जब आप दूसरे देश में जाते हो, तो आपको एक मौका मिलता है कि आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे ये शब्द यूज किया है ना, इंश्योरेंस कमांडो, तो जैसे हमारे जो सैनिक भाई है बॉर्डर के ऊपर, वो बड़े बड़े लेवल के ऊपर जब जाते हैं इंटरनेशनली, तो वो अपने कंट्री को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो वैसे आपको ये मौका मिलता है, आप ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टेज से आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, और ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत कम फील्ड रहेंगे, प्रोफेशनल फील्ड रहेंगे जिनको ये सौभाग्य मिलता रहेगा, या फिर अगर रहता भी रहेगा उनको ये करने का, तो उसके लिए जो पैरामीटर्स है वो बहुत बहुत ज्यादा हाई रहेंगे। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने जिंदगी के 30-30, 50-50 साल करियर के दिए, उसके बाद उनको जाके ये मौका मिलता है। जबकि हम सिर्फ एक एमडीआरटी या सीओटी टीओटी, एमडीआरटी से शुरुआत होती है, या आपके जो क्या बोलते हैं, बीएम क्लब है, जेडएम क्लब है, सीएम क्लब है, यहाँ से शुरुआत होती है। तो जो रिकॉग्निशन मिलता जाता है वो बहुत जरूरी है, और टाइम टाइम पे खुद को भी रिवॉर्ड करना उतना ही जरूरी है। तो ऐसा नहीं है आप सिर्फ काम काम के पीछे पड़े हैं, लेकिन साथ में ये जो हम एफर्मेशन करते हैं इसमें आप अपने फैमिली को भी इन्वॉल्व करते जाइए। तो वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके फैमिली में रन करेगा ना, तो एक बहुत बड़ा बैकअप सिस्टम घर पे आपका बना रहेगा। आज फॉर्चुनेट, टच वुड फॉर्चुनेट कि मेरे फैमिली में इतनी पॉजिटिविटी है, और पूरा माहौल इसको एक फर्टिलाइज करता है। मतलब आपको आगे बढ़ने के लिए वो भी एक इंजन की तरह काम करता है। जैसे एलआईसी एक इंजन है
जैसे आईओई एक इंजन है, वैसा बैकअप द आपका जो फैमिली है, आपका जो स्टाफ है, वो भी एक इंजन है आपको आगे बूस्ट करने में। रॉकेट अगर उड़ता है हाई एल्टीट्यूड पे तो उसको 3 बड़े-बड़े इंजन लगे रहते हैं नीचे से, वो उसको पुश करते हैं। तब वो होराइज़न को क्रॉस करके एक लेवल क्रॉस करता है। और जब एक लेवल क्रॉस कर जाती है तो धीरे-धीरे करके वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और फिर जैसे एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है ना, तो वहां पे फ्रिक्शन कुछ नहीं रहता। तो वैसे ही आपके फील्ड में भी ये होगा कि धीरे धीरे करके आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएंगे कि वहां से फिर जैसे पहले काम से नाम होता था, फिर नाम से काम होना चालू हो जाएगा। बिल्कुल सर। बहुत अच्छी वैल्यू आपने इसमें ऐड की है। कोई जिनके सवाल होंगे चार्ट में डालेंगे, 4-5 सवाल लेंगे, क्योंकि अभी 7:18 हो चुके हैं। सर को 7 का टाइम दिया था, बिल्कुल सर को भी बिल्कुल। आगे मीटिंग होगी। और एक लास्ट चीज आपके दिनचर्या में ना ये ऐड करना चालू कीजिए। जैसे आप तो सुबह उठ ही रहे, लेकिन बहुत बार ये होता है कि हम फील्ड पे निकलने के लिए हम मतलब बाकी भी काम रहते हैं, ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ। लेकिन आप कोशिश कीजिए, जब भी मेरे गुरु हमेशा कहते हैं, जब दुनिया शुरुआत करती है ना, मतलब 10 बजे दुनिया अगर शुरुआत करती है, तो उससे पहले एक अपॉइंटमेंट आपका तो हो ही जाना चाहिए। कम से कम एक अपॉइंटमेंट, कोशिश करो 2 हो 3 हो तो बेहतर है। तो उससे क्या होता है ना, एक ऊर्जा मिलती है, दिन की शुरुआत अच्छी होती है, और वहां पे अगर रिजल्ट अच्छा आता है ना, तो पूरा दिन भी वो रिपल्स यानी उसके रेजोनेंस तैयार होते हैं। तो एक चेक जब हाथ में आता है ना, डजेंट मैटर वो कितने का, वो अंदर डोपामाइन उतना ही लेवल का क्रिएट करता है। जो हैप्पी फीलिंग वाला केमिकल है ना अंदर, उसको डोपामाइन कहते हैं, जो हमको अच्छा फीलिंग देता है। तो वो 1000 रुपए का भी चेक उतना ही फीलिंग देता है, और लाख रुपए का चेक भी उतना ही लेवल का फीलिंग देता है। खाली क्या है, उसको डुप्लीकेट करने में आपको उतना वो अच्छा रहता है पूरे दिन में। तो आपके दिन की आप शुरुआत अच्छे से कर रहे, आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट फॉर यू दैट। और वैसे ही फील्ड में जाना, 10 बजे से पहले का एक तो अपॉइंटमेंट होना ही चाहिए, कुछ भी करो, कुछ भी करके। दिन की शुरुआत अच्छी करेंगे तो आगे का दिन पूरा ही यस अच्छा रहेगा, यस तो एकदम यस, फोटो बन जाता है पूरा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई लोग पूछ रहे हैं कि आपका रूटीन कैसा रहता है, रोज का डेली का रूटीन, कहाँ से कब उठते हैं और कब तक सोते हैं, डेली रूटीन कैसा रहता है? पहले ना सच बोलता हूँ, लॉकडाउन के पहले जो मेरा रूटीन था बहुत अस्त व्यस्त था। अ, उठना कभी कभी लेट हो जाता था, कभी कभी रात को सोने के लिए काम पे ही रहते, ऐसा नहीं है कि सोते रहते थे, बट काम के वजह से फिर आधे तक ट्रैवलिंग के वजह से लेट हो गया, 12 12:30 1 बजे तक चलता रहता। लेकिन आफ्टर लॉकडाउन बहुत कॉन्सेंट्रेटेडली काम करना चालू किया। पहले कैसे होता ना, किसी का कॉल आया ना, मतलब मैं मुंबई में हूँ, प्रॉपर साउथ मुंबई में रहता हूँ, तो यहाँ से अचानक चला गया 80 किलोमीटर इस तरफ, फिर दूसरा कॉल आया, फिर चला गया 50 किलोमीटर उस तरफ, कभी कभी 150 किलोमीटर भी एक दिन में ट्रैवल हो जाता था। तो अभी बहुत ये किया है कि अभी जो क्षेत्र है वो मेरा एरिया मैंने लिमिट करी है। ऐसा नहीं अभी जाता नहीं हूँ, काम से ज्यादा तो पड़ता है, लिमिट कर भी नहीं रखना है अगर काम सामने से आता है। पर ज्यादा से ज्यादा जो प्रोस्पेक्टिंग मेरा है ना, वो भी मैंने 5-10 किलोमीटर का जो मेरा एरिया है, मेरा पिन कोड से जो आजू बाजू का एरिया है, उसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चालू किया। उससे क्या होता है ना, मेरा समय बचता है। जो पहले ट्रैवलिंग में 1.5-1.5 घंटा मुंबई में, अगर अगर कोई अगर मुंबई से है या मुंबई से परिचित है या आना जाना जिनका है मुंबई से, तो उनको पता है मुंबई का लोकल ट्रेन बोलो या रोड रेलवे, ट्रैफिक और वहाँ की भीड़ बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि मुंबई ना ऐसा लंबा है, ये पेन कैसा लंबा है ना, ऐसा एक जगह से दूसरे जाने के लिए आपको पूरा लेंथ ट्रैवल करना पड़ता है। पूना हो या नासिक हो, कैसा ऐसा सर्कल में है। तो आप बीच में हो तो ऐसे फट से जाके आ सकते हो। बहुत बार ये देखा है मैंने। तो वो मैंने सीमित किया, जिससे क्या है ना, मेरा टाइम बचता है। देखो टाइम ही एक ऐसी चीज है जिसको आप जितना बचाओगे, जिसको आप केयरफुल यूज करोगे, वही आगे जाके आपको फ्लरिशमेंट देगा। दिनचर्या सिंपल है, मॉर्निंग की शुरुआत अच्छे से, जैसे अफर्मेशन से होती है, वैसे हमारा भी अफर्मेशन चलता है मुंबई में, तो वहां से होती है। फिर 6:30 बजे का योगा का सेशन है। कभी कभी ऑल 7 दिन नहीं योगा कर पाता, लेकिन हफ्ते में 3 से 4 बार मेरा योगा सेशन हो जाता है, तो वो एक रहता है।
उसके बाद मेरा यही रहता है कि जल्दी से जल्दी घर के बाहर कितने जल्दी मैं निकल पाऊँ। विद अपॉइंटमेंट विदाउट अपॉइंटमेंट मुझे जल्दी से जल्दी 10-9 के पहले मुझे घर के बाहर निकलना है। यही मेरा मोटो रहता है। तो अपॉइंटमेंट रहता है तो भी मैं बाहर निकलना है, और नहीं रहता है तो भी बाहर निकल, क्योंकि बाहर निकलते ही सम प्रकार एक प्रकार की ऊर्जा आ जाती है, अपॉइंटमेंट अपने आप जनरेट होना चालू हो जाता है। कभी कभी अपॉइंटमेंट रहता है, और लेकिन ये एक फिक्स है कि दिन के मुझे कम से कम 5 लोगों को तो मिलना है। विद अपॉइंटमेंट विदाउट अपॉइंटमेंट डजंट मैटर, मेरा उनके सामने प्रेजेंटेशन हो डजंट मैटर, लेकिन मुझे 5 लोगों को तो कम से कम मिलना है। मतलब 5 लोगों के सामने, टेबल के सामने बैठा होना चाहिए, जिनके साथ में अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, उनकी नॉलेज में कुछ तो ये कर रहा हूँ, या तो उनसे कुछ को मैं समझ पा रहा हूँ। तो इसमें एटलीस्ट 3 अपॉइंटमेंट तो हो जाते हैं अच्छे से। मैं ये बात कर रहा हूँ HNI की। ओके, अच्छे जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, गवर्नमेंट में हाई रैंक के ऊपर है, उनके साथ तो ये काफी है। अगर आप बोल रहे हैं मेरे पास अभी रेगुलर एम्प्लॉय ही ज्यादा है, तो आप कोशिश कीजिए उनका वीकली एक कैलेंडर बताएं, और उनसे वीक में कैसे आप आपके टाइम और उनका टाइम मैच करके मिल पाते हैं। तो उससे क्या होगा, और ये कोशिश कीजिए अगर आपका ऑफिस उनके आपके ऑफिस और उनका ऑफिस पास है, तो उनको ऑफिस में मिल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उनके घर पे जाने के लिए। मैं ये हमेशा, अगर वो व्यक्ति का घर मेरे से लंबा है लेकिन ऑफिस पास में है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको ऑफिस में मिलूं। हाँ, उसकी इच्छा है अगर मैं घर पे मिलूं तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा घर पे। लेकिन कोशिश ये रहती है मैं कम से कम ट्रैवलिंग का मेरा टाइम मेरा स्पेंड करूँ, और उससे मेरा अपॉइंटमेंट रेशियो अभी बढ़ रहा है, वरना पहले ट्रैवलिंग में ज्यादा टाइम जाता था। साथ ही साथ पहले दिमाग में ये था कि सारे काम मुझे सीखने हैं और सारे काम मुझे ही करने हैं, क्योंकि मेरे से अच्छा तो कोई कर नहीं सकता। लेकिन जैसे आईओई का जो अपना कॉर्पोरेट कोर्स है, बहुत सारे यहाँ पे सीसी पार्टिसिपेंट भी है, ये जैसे ज्वाइन किया और ये जानना शुरू किया, तो धीरे धीरे डेलीगेशन ऑफ वर्क करना चालू किया। तो डेलीगेशन ऑफ वर्क में ये चीज आती है, जो चीज आप अच्छे से करते हो जानते हो, लेकिन उससे आपका इनकम तो जनरेट नहीं हो रहा है, तो उसको डेलीगेट करना आपको चालू करना चाहिए। तो कम से कम एक असिस्टेंट तो आपको, अगर एज अर्ली एज पॉसिबल आपको रखना शुरू करना होगा। अगर असिस्टेंट नहीं है तो घर में एक कोई व्यक्ति देखिए जो आपका शायद यंग बेटा हो, कोई ना कोई एक काम वो संभाल सकता है, या आपकी पत्नी हो जो पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है इसके लिए, कोई कई सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें वो घर से भी संभाल सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए वो घर परिवार का एकत्रित होना, एक दिशा में होना, आपके गोल से मर्ज होना, ये बहुत जरूरी है। फिर अपने और बताइए। अच्छी वैल्यू सब लोगों के इसमें ऐड की। बहुत अच्छा आपने जो जो कुछ बताया कि यानी आप काम का तरीका बताया, टिकट साइज में आप कैसे काम करते हो बताया, अल्ट्रा एच एन आई के बारे में बताया, और जो आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं उसका तरीका बताया कि अलग अलग तरीके से आप कैसे मिलते हैं, जो फंक्शन में जाके आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं। जो ये जो बात बताई इससे हमें बहुत कुछ अच्छा यानी सीखने को मिला। और आपने जो आपकी थिंकिंग बताई, आपने फेस फियर का जो डिफिनेशन बताया बहुत ही अच्छा बताया। फेस एवरी थिंग, यानी बहुत अच्छा, यानी आपका जो सेशन रहा हमें हमारे लिए सब कमांडोज के लिए यूजफुल रहा। ये जो आपकी थिंकिंग है और अच्छी बढ़ती रहे, और हमारे बीच में भी आपका कुछ कंट्रीब्यूट रहे, और समाज के भी प्रति भी आपका कंट्रीब्यूट बढ़ते रहे। और हमारी कमांडो की तरफ से हम आपके लिए शुभकामना करते हैं। आपका MDIT हुआ है, COT हो, TOT हो, मल्टी टीओटी हो, और आप आगे तरक्की करें, इसलिए हम आपके लिए शुभकामना करते हैं। सब कमांडो लोग कमांडो सर को PTY करेंगे और TU करेंगे, और आपके सब जो भी कामना है वो कामना पूरी हुई, इसलिए हम तथास्तु करते हैं सर आपको। तथास्तु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद दयानंद वायकर जी का, रत्नेश जी का, और सभी पार्टिसिपेंट का। और बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है मुझ में कि इतने सारे लोग इतनी कंसिस्टेंसी में आपसे जुड़े हुए हैं,
और आप इसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो इसके इसके लिए वन सैल्यूट टू यू। थैंक यू, थैंक यू सर। हमारे कमांडो बैच में आपको जुड़ने के लिए हम भी बात करेंगे कि आप भी हमारे कमांडो से जुड़ जाए और हमारे डेफिनेट, संगत में रंगत बढ़ जाएगी। मुझे मुझे बहुत मेरा अहोभाग्य होगा अगर मैं इससे जुड़ा रहूं और जुड़ पाऊं, ज्यादा से ज्यादा जुड़ा रहूं, क्योंकि मैं चाहूंगा ऐसे एनवायरनमेंट में हमेशा मैं भी रहूं, ताकि मेरे में भी वो पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर हो जाए जो आप लोगों में है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है तो मजा आता है। यस सर, यस सर। आज के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे। हम एक बात करना चाहेंगे कि हमारा कमांडो बैच जो आज कोई नए लोग जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, जो हमारे कमांडो बैच में जुड़े नहीं है, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि हमारी 39 बैच 15 अगस्त को चालू हो रही है। 15 अगस्त को 5:30 से चालू होगी। 5:30 से 7 बजे तक रहता है सेशन। इसमें 5:30 से 7:15 बजे तक हमारा माइंड सेट पे काम चलता है। यानी दयावाई जी सर जो बोलते हैं कि 80% माइंड सेट पे काम होना चाहिए और 20% स्किल सेट होना चाहिए। तो इसके ऊपर जो हम काम करते हैं, 21 दिन का कोर्स रहता है, 21 दिन का सेशन रहता है। इसके लिए जो जो लोग जुड़ना चाहेंगे, तो वो हमारे जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनके इस पे मैसेज किए, उसका जो प्रोसीजर है हम उनको बता देंगे। आज यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू सर, अमर सर, थैंक यू। बहुत अच्छा। एब्सोल्युटली। सारा जो मामला है ये 6 इंच अबव द शोल्डर का है, थैंक पूरा बिजनेस यही से होता है। यू ग्रेट 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 मीटिंग यू ऑल। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। वुड लव टू मीट यू इन पर्सन।